हेलो एवरीवन, आई एम होपिंग यू ऑल आर गुड एंड फाइन। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटेजिक चेंज के ऊपर में। ये वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस वीडियो में आप ये देखोगे कि मैं किस तरीके से स्टूडेंट को पढ़ाता हूं, क्या मेरे वेज होते हैं, क्या मेरी मैथोलॉजी होती है, क्या मेरे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स होते हैं, जिस तरीके से स्टूडेंट को कभी भी बोर्ड फील होता नहीं मेरी क्लासेस में। तो ये वीडियो कहीं ना कहीं एक डेमो सेशन होने वाला है, मेरे यूट्यूब पे फर्स्ट डेमो सेशन है और मुझे बताना आप लोगों को ये वीडियो किस तरीके की लगी। रेदर देन फोकसिंग अबाउट द थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स, मेरा बिलीव ये है कि बच्चों को थ्योरेटिकल कंसेप्ट देने से पहले उनको प्रैक्टिकल सिनेरियो के बारे में बताया जाए। बहुत सारे एजुकेटर आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको ये थ्योरेटिकल चीजों के ऊपर में फोकस करने के लिए बोलेंगे कि थ्योरेटिकल बता दिए ये होता है ये होता है, लेकिन प्रॉब्लम कहां पे राइज होती है कि थ्योरेटिकल नॉलेज हमारे पास बिल्डअप बहुत है, लेकिन हमको कहां पे काम करना है एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए कंपनी सेक्रेटरी, जब हम यहां पर बाकी सारी थ्योरेटिकल नॉलेज लेके हमको प्रैक्टिकल वर्ल्ड में काम करना है। तो एक्चुअल में सर जो ये थ्योरेटिकल नॉलेज है, इस थ्योरेटिकल नॉलेज को हम प्रैक्टिकल नॉलेज में किस तरीके से कन्वर्ट करें। क्योंकि अगर हमारे पास रेदर देन बहुत 120% हमारे पास थ्योरेटिकल नॉलेज है, लेकिन प्रैक्टिकल सिनेरियो जब आपके सामने आते, जब आपके पास क्लाइंट होगा, अगर आपके पास वो थ्योरेटिकल को इंप्लीमेंट करना ही नहीं आया, तो वो थ्योरेटिकल नॉलेज की क्या आपको जरूरत हुई, मुझे ये बताओ। मेरा सबसे पहला कंसेप्ट पे मोर फोकस किसके ऊपर होता है? मोर फोकस मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर होता है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को प्रैक्टिकल तरीके से बताया जाए। जब मैं भी अब जब मैं पढ़ता था तो मैं चीजों को प्रैक्टिकल तरीके से मैं पढ़ता था। अब जब एक स्टूडेंट्स को एक थ्योरेटिकल वे में बताओ तो वो भी सुन लेगा और मैं भी सुन लूंगा, मैं भी पढ़ा दूंगा, बस हो गया, यहीं तक खत्म। एक एजुकेटर, नॉर्मली एजुकेटर क्या करते हैं, ईएसएम के सब्जेक्ट में, ईआईएसएम के सब्जेक्ट में ऐसे ही करते हैं। वो आपको थ्योरेटिकली जो मॉड्यूल में लिखा हुआ है, जो वो मॉड्यूल से रिस्ट्रक्चरिंग करके अपने नोट्स बनाते हैं, वो आपको एक कहावत की तरह, एक कथा की तरह सुना देंगे और सुनाने के बाद वो आपको चले जाएंगे। तो ये हो गया एक थ्योरेटिकल वे, लेकिन मेरा वे कहीं ना कहीं अलग है। मेरा वे है प्रैक्टिकल अप्रोच। मैं हर एक कंसेप्ट में प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चलता हूं। मैं हर एक कंसेप्ट को रियल वर्ल्ड में, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत काम किया है, मुझे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मैंने क्लाइंट्स को देखे हैं किस तरीके से हैंडल किए हैं। 5 स्टार में मेरी ऑडिटिंग हुई है, तो बड़ी बड़ी कंपनी में मेरी ऑडिटिंग हुई है, तो प्रैक्टिकल नॉलेज मेरे पास काफी है। तो वो प्रैक्टिकल नॉलेज को थ्योरेटिकल के साथ किस तरीके से कनेक्शन बिठाए, सो दैट अगर आपके पास थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना नहीं आ रहा तो आप कहीं ना कहीं लैक कर रहे हो। तो इसी चीज के ऊपर मेरा वेज क्या होने वाला है, मैं किस तरीके से स्टूडेंट को पढ़ाता हूं, फेस टू फेस क्लासेस मेरी किस तरीके से होती है, किस तरीके से एग्जाम्पल होते हैं, तो वो सारी की सारी आपको इस वीडियो में दिखेगी। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अदरवाइज मत करना। तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। अब आज का सर हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा स्ट्रेटेजिक चेंज। अब ये स्ट्रेटेजिक चेंज सर बता दो किस कौन से सब्जेक्ट्स में है। तो वो स्टूडेंट जो मेरे से फर्स्ट टाइम यहाँ पे देख रहे हैं वीडियो को, तो मैं उन स्टूडेंट को बताऊं कि ये जो स्ट्रेटेजिक चेंज है, ये आपके सब्जेक्ट्स है ईआईएसएम के सब्जेक्ट में, जो एसएम वाला पोर्शन है, जो 50 मार्क्स का एसएम वाला पोर्शन है, उस पोर्शन का ये कहीं ना कहीं ये पार्ट है। अब सर ये चैप्टर कौन से चैप्टर में है? अगर मैं ये चैप्टर की बात करूं तो ये चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 8 में, जहां पर जो नेम है स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल, तो वो स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल के अंदर एक स्ट्रेटेजिक चेंज है और स्ट्रेटेजिक चेंज के ऊपर ये पूरा का पूरा हमारा वीडियो होने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो स्ट्रेटेजिक चेंज होता क्या है। आप लोगों ने बहुत सारी स्ट्रेटेजी बनाई होगी लाइफ में, यस सर बनाई है, ऑब्वियसली बनाते हैं, लेकिन कई बार सर्कमस्टेंसेस क्या होती है, बहुत अलग हो जाती है। यानी सर यहाँ पे हमने तो बहुत सारी स्ट्रेटेजी बनाई होती है लाइफ में कि हमने लाइफ में ये गोल है मेरा, हमने ये सक्सीड करना है, हमने ये मेरा प्लानिंग है, इस तरीके से मैं चीजों को करूंगा। लेकिन क्या करना पड़ता है हमको, स्ट्रेटेजी को कई बार हमको चेंज करना पड़ता है। अब सर ये चेंज मैं क्यों कर रहा हूं, ये चेंज करना पड़ता है यार, क्योंकि आज मैं अगर एक कंपनी में हूं या आज मैं प्रैक्टिकल लाइफ में, अगर मैं खुद में ये पर्सनल लाइफ में ये देखूं तो मेरा ये स्ट्रेटेजी है, लेकिन आज मैं बना रहा हूं, मुझे फ्यूचर के बारे में नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा। फ्यूचर में कुछ हो जाते हैं यहां पर इन्वायरमेंटल चेंजेस। सर इन्वायरमेंटल मैंने सोचा था कि आज से ना कंसिस्टेंटली 8 आवर की स्टडी तो करूंगा, लेकिन पता लगा कि मुझे 10 दिन बाद मैं बीमार हो गया, तो अब कंसिस्टेंटली क्या 1 घंटा भी पढ़ा नहीं जा रहा। तो जो इन्वायरमेंटल चेंजेस है, इन्वायरमेंटल के जो फोर्सेस के कारण हमें जो अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करना पड़ता है, इन्वायरमेंटल के फोर्सेस के कारण, उसको क्या बोला जाता है बच्चों, यहां पे उसको बोला जाता है स्ट्रेटेजिक चेंज। सर जो हमने स्ट्रेटजी बनाई थी उस स्ट्रेटजी को चेंज करना पड़ रहा है ड्यू टू द एनवायरमेंटल फोर्सेस। अब स्ट्रेटजी को बदलना, पहले हमने इतनी एफर्ट लगा के स्ट्रेटजी बनाई थी कि मैंने पूरा शेड्यूल बना लिया था कि मैंने इतने इतने घंटे पढ़ना है, इतने इतने की ब्रेक लेनी है, उसके बाद मैं एग्जामिनेशन में टॉप करूंगा। लेकिन अब स्ट्रेटजी को चेंज कर रहा हूं सर, ये स्ट्रेटजी मेरे पास बहुत ही कम्प्लेक्स वे हो जाएगा। आप समझ सकते हो, कम्प्लेक्स प्रोसेस है ये।
कोई स्ट्रेटजी को बदलना, पूरी की पूरी स्ट्रेटजी को बदलना एक इन्वायरमेंटल के चेंजेस के कारण, मैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो गवर्नमेंट अगर कोई ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन फिर से ला दे जिसके कारण, जैसे डीमोनेटाइजेशन के टाइम में लाया था, तो कितने सारे वहां पे बिजनेस बंद हो गए थे। सेम टाइम अगर मैं आपको बताऊं तो कोविड के टाइम में भी जो लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन के कारण कंपनी ने अपना अपना प्लान किया होगा, कंपनी ने स्ट्रेटजी बनाई होगी, 5 ईयर स्ट्रेटजी, 3 ईयर स्ट्रेटजी, कि मैं किस तरीके से आगे बढ़ूं, और स्ट्रेटजी वहां पे उन्होंने बनाया था। बट इन्वायरमेंटल फोर्सेस इस तरीके से नेचुरली क्लाइमेट ही आया कि वहां पे हर एक कंपनी को अपनी स्ट्रेटजी को बदलनी पड़ी। अब वहीं पर भी कुछ यहां पे ऐसी कंपनी थी जहां पर उनका पॉजिटिव में था, क्या उनका जो नेटवर्थ था, उनकी जो टर्नओवर थी वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव में थी। अब रीजन वाइज उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी को किस तरीके से चेंज किया। और मैं आपको बताऊं कि जब यहां पर जियो ने रेवोल्यूशन लाया था, तो वो रेवोल्यूशन भी उन्होंने स्ट्रेटेजिक वे में तरीके से लाया था। एक एनवायरमेंटल फोर्सेस इस तरीके से क्रिएट हुई और स्ट्रेटेजी उन्होंने कहीं ना कहीं जियो को लॉन्च किया था। अब सर जब स्ट्रेटेजिक चेंज होता है तो स्ट्रेटेजिक चेंज आपने बताया बहुत कंप्लेक्स होता है। अब कंप्लेक्स इसलिए होता है कि सर यहां पर हमको बहुत चीजों पे फोकस करना पड़ता है। सर किस किस चीजों पे फोकस करना पड़ता है। अब यहां पर जैसे आपने स्ट्रेटेजी चेंज किया, एनवायरमेंट चेंज हुआ, तो आपको यहां पर अपने प्रोडक्ट के ऊपर देखना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा, मार्केट की एनालिसिस करनी पड़ेगी, क्योंकि यार एनवायरमेंट ही पूरी चेंज होगी। मैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो यार हमारी सारे के सारे रीबिल्डिंग करनी पड़ेगी हमको। हमारे प्रोडक्ट किस तरीके से है, हमारी मार्केट किस तरीके से है, हम किस तरीके से बिजनेस कर रहे हैं। अब ये कम्प्लेक्स प्रोसेस इसलिए क्योंकि अब हमको, क्योंकि एनवायरमेंट चेंज हो गया, और एनवायरमेंट चेंज होने के कारण अब हमको न्यू वे ऑफ डूइंग बिजनेस करना पड़ेगा। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं कि सर अब हमको कहीं ना कहीं न्यू वे ऑफ डूइंग बिजनेस करना ही पड़ेगा। अब हमको न्यू वे निकालना पड़ेगा। तो ये सारी की सारी चीजें किस तरीके से किया जाए, उन सभी चीजों को समझने के लिए हमारे पास कुछ क्या दिया गया है। हमारे पास सर कुछ यहां पे स्टेप्स हैं। सर यहां पे स्टेप्स हैं, स्टेप्स टू इनिशिएट स्ट्रेटेजिक चेंज। तो यहां पे आपके स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के कोर्स में यहां पे कुछ स्टेप्स दिए गए। इस स्टेप्स के बदौलत हमको सर ये पता लगेगा कि एक्चुअल में हम किस तरीके से स्ट्रेटेजी को अपने बदल सकते हैं। और यहां पर मैं आपको ये बताऊंगा कि मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या रहा था जब यहां पे लॉकडाउन आया था, लॉकडाउन में और बाकी कंपनियों का क्या स्टेप्स रहे थे। तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो कौन कौन से स्टेप्स को हमको ध्यान में रखना पड़ता है कि सर अगर कोई स्ट्रेटेजी को हमको बदलना पड़ रहा है एनवायरमेंटल के फेसेस के कारण, तो सबसे पहला स्टेप अगर मैं आप लोगों के बात करूं तो सबसे पहला है कि रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज। अब मैं पहले आपको पूरी कंसेप्ट की बिल्डिंग कर रहा हूं। बिल्डिंग करने के बाद मैं आपको मॉड्यूल से भी पढ़ाऊंगा कि एक्चुअल में देखो जो मैंने बताया वो सही था कि नहीं, और एक्चुअल में अब उसके बाद आप जब मॉड्यूल पढ़ोगे तो आपको कहीं ना कहीं कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सर सबसे पहले हमको यह देखना पड़ेगा, रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज। अगर जब मैं कोविड-19 सबसे बहुत बेस्ट एग्जांपल यहां पे होगा, जब फेस टू फेस क्लासेस होती थी एजुकेटरों की, जब फेस टू फेस क्लासेस होती थी तो वहां पे कोविड-19 के केसेस में क्या हुआ, एक बहुत बड़ा चेंज आया था, इन्वायरमेंटल में चेंज आया था। लिंकेज करते चलना सब्जेक्ट्स को, कंसेप्ट को। एक इन्वायरमेंटल चेंज आया था, यस सर ऑब्वियसली आया था इन्वायरमेंटल चेंज। इन्वायरमेंटल चेंज के कारण अब मुझे बताओ क्या फेस टू फेस क्लासेस पॉसिबल थी? सर नहीं थी फेस टू फेस क्लासेस पॉसिबल। जब फेस टू फेस क्लासेस पॉसिबल नहीं थी तो वहां पे सारे एजुकेटरों को किस प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ा? सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ा। हमारा वे चेंज हुआ बिजनेस करने का। हमारा जो जिस तरीके से हम पहले पढ़ाते थे बच्चों को, वो उस तरीके से हम नहीं पढ़ा सकते। अब हमारा कहीं ना कहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हमको जाना पड़ा, तो हमें अपना कहीं ना कहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ा। ठीक है, अब यहां पे ये आता है कि हमको नीड, हमें चेंज की जरूरत को समझना है कि ये जो चेंज आया है उससे हमें क्या फर्क पड़ता है। अब देखो कई जो ऐसी फेस टू फेस क्लासेस थी वो पहले से ही कहां पे थी, पहले से ही ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे थी। उनके पास पहले से हाई क्वालिटी के कैमरास थे, उनके पास बहुत अच्छे अच्छे माइक्स थे, उनके पास ग्रीन स्क्रीन वाली फैसिलिटीज थी, टैब थी, बहुत सारी चीजें थी। यानी वो पहले से ही वेल प्रिपेयर्ड थे। फेस टू फेस क्लासेस के साथ उनकी पेन ड्राइव और गूगल ड्राइव की भी क्लासेस चलती थी। तो इस केसेस में हमको क्या करना पड़ेगा, जब भी हमको यहां पे रिकॉग्नाइज द नीड, अब हमको नीड किस तरीके से हमको ये आइडेंटिफाई करना है, ये आइडेंटिफाई आपको करना पड़ेगा स्वॉट के एनालिसिस से। अब सर ये क्या था, फाउंडेशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपको याद हो तो स्वॉट के स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, इस चीजों की हमको क्या करनी पड़ेगी, एनालिसिस करनी पड़ेगी। सर कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि आपको अपने इंटरनल चीजें भी देखनी पड़ेगी, इंटरनल चीजें भी देखनी पड़ेगी,
और आपको यहां पर एक्सटर्नल चीजें भी देखनी पड़ेगी। मैं अगर एजुकेटर्स की बात करूं तो एजुकेटर्स ने अपने अंदर की इंटरनल चीजों को क्या देखा, अपनी इंटरनल चीजों में यह देखा कि सर हमारे पास अभी के भी स्ट्रेंथ क्या है। अभी के भी स्ट्रेंथ क्या है कि अगर हमें अब न्यू प्लेटफॉर्म पे जाना है तो न्यू प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए क्या हमारे पास वो प्लेटफॉर्म है, क्या वो प्लेटफॉर्म है। तो यूट्यूब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था, वहां से कईयों ने अपना इनिशिएट लिया एजुकेशन के लिए, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए। और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर भी देखना पड़ता है कि सर अगर हमने यहां पर ऑनलाइन में गए तो हमारे साइड के कॉम्पिटिटर भी कौन कौन है, क्या हम उतनी क्वालिटी एजुकेशन दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं हमको ये रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि जब कोई भी चेंज आता है एनवायरमेंटल के कारण, तो हमारे जो भी चेंज आया है उसके कारण हमको स्वॉट एनालिसिस करके कि हमारी कैपेबिलिटी क्या है, इंटरनली कैपेबिलिटी क्या है, एक्सटर्नली कैपेबिलिटी क्या है, उसके बेसिस पे हम ये देखेंगे कि क्या इस चेंज के कारण हमें इफेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता है। अब ये जो चेंजेस है इसकी नीड को समझने के कारण, अब जो यहां हमने नीड को समझा है, इस नीड को समझने से क्या बेनिफिट होगा, इस नीड को समझने से सर हमको यहां पे पता लगेगा कि सर हमारे बीच में अभी तक की गैप क्या है, सर कहां पे गैप लाई कर रहा है हमारा। यानी जो हमने इन्वायरमेंटल चेंज हुआ, हमको फेस टू फेस क्लासेस से ऑनलाइन में लाई करना पड़ रहा है, तो यहां पर क्या क्या गैप आएगी। इंटरनेट की कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आ सकती है, सेटअप करना पड़ेगा, पूरा स्टूडियो बनाना पड़ेगा, तो ये हमारे पास कहीं ना कहीं लिमिटेशंस है। इसको क्या बोलता है, अब मॉड्यूल में एक वर्ड इन्होंने स्पेसिफाई करके देखा है, इसको लुकुना बोलते हैं। लुकुना मतलब क्या गैप लाई कर रहा है, और गैप क्या लाई कर रहा है, और यहां पर से चेंजेस की क्या एग्जिस्टेंस है, स्कोप कितना स्कोप है कि हम जो ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे है, स्कोप क्या है कि जो ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे है वो ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे कितना हम सक्सीड कर जाएंगे। तो ये था ओवरऑल पहला पॉइंट जब आपका यही समअप किया गया आपके मॉड्यूल में। तो मैं आपको मॉड्यूल से भी पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले चीजों को समझो, प्रैक्टिकली वे में समझो कि सर फेस टू फेस क्लासेस थी, इन्वायरमेंटल चेंज हुई, कोविड-19 के टाइम में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आना पड़ा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आने के बाद अब यहां पर हमको ये देखना पड़ रहा है कि हमारी स्पॉट क्या है, हमारे पास इंटरनली चीजें क्या है, इंटरनली हमारे पास कितनी बढ़िया क्वालिटी के कैमराज है। वही बिजनेस के लाइन में अगर मैं बात करूं तो बिजनेस को भी अगर कोई, जैसे जीएसटी आया था, जो जीएसटी में उन्होंने ये देखा था कि हमारे पास बेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन है। अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो जब जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था तो बाकी यहां पर हमको चेंज देखना पड़ा कि क्या हमारे पास बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैं आपको बताऊं तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब यहां पर जीएसटी 1 जुलाई 2017 को आया था तो यहां पर सभी बिजनेसमैन के लिए बहुत ही ज्यादा कहीं ना कहीं डरावने वाली चीज थी। बहुत सारे बिजनेस तो क्या हो गए सर, शट डाउन हुए थे, और बहुत सारे बिजनेस क्या हुए, ग्रो भी बहुत सारे बिजनेस हुए। तो क्या वे हुआ, तो वहां पे बिजनेस को यह देखना पड़ा कि अगर कोई चेंजेस आई तो उस चेंजेस आने के कारण क्या हमारे पास बेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट है, क्या हमारे पास वो जो जितनी भी प्रोविजन है, गवर्नमेंट की जितनी भी गाइडलाइंस है जीएसटी को लेके, क्या उसके बारे में प्रॉपर बताने वाला कोई है। तो जिस कंपनी के पास प्रॉपर चार्टर्ड अकाउंटेंट थी, उनके पास प्रॉपर लीगल एक्सपर्ट्स थे, तो वो तो कहीं ना कहीं बिजनेस उनका ग्रो हो गया। लेकिन जो बिजनेस इस तरीके से थे जिनको कहीं ना कहीं नॉलेज नहीं थी इनके बारे में, उन्होंने अपना बिजनेस ही शट डाउन कर दिया। उन्होंने बोला भाई कैश में कच्चे में माल भेजो, ये बिजनेस जीएसटी उष्टी हमारे पल्ले नहीं पड़ता। तो वो अपना बिजनेस को कहीं ना कहीं रिड्यूस वे में चले गए। तो हमको जब भी चेंजेस होता है तो हमको क्या करना पड़ता है, जब भी चेंजेस होता है बच्चों हमको यहां पे रिकॉग्नाइज करना पड़ता है कि सर ये जो नीड क्या है, ये चेंज आया तो है बट इसका हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ता है, हमें क्या करना है। होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट पॉइंट में अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप आपके लोगों का ये होता है कि क्रिएट अ शेयर्ड विजन टू मैनेज द चेंज। अब सर क्या करना पड़ेगा, हमको एक विजन बनाना पड़ेगा, क्रिएट अ शेयर्ड विजन। अब शेयर्ड विजन किसके साथ करेंगे, आप इंप्लॉइज के साथ करोगे, मेंबर्स के साथ करोगे, क्योंकि अब इन्वायरमेंट का चेंजेस हो चुका है। अब आप इसको कहीं ना कहीं अवॉइड नहीं कर सकते। कोविड-19 आने वाला था, वो आ चुका, अब हमको उसके अकॉर्डिंग ही अडेप्ट करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग ही हमको प्लान करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग ही हमको चलना पड़ेगा। अब सर जब यहां पर कोई भी इन्वायरमेंट चेंज होता है बच्चों, एक चीज अपने माइंड में जरूर क्लैरिटी रखना, और ऑर्गेनाइजेशन में भी, हर एक ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस में क्या होना चाहिए कि जब भी यहां पे कोई चेंजेस आया था, तो मैं पहले फेस टू फेस क्लासेस की तरफ में लेके चलूंगा, फिर बिजनेस की तरफ आपको लेके चलूंगा, कि जब भी यहां पर चेंजेस आया था तो उस चेंजेस के लिए हमारे पास क्या एक विजन था। उससे पहले आपके माइंड में यह होना चाहिए कि जो भी आपके एम्प्लॉयज हैं और जो भी आपके मैनेजमेंट है, जो भी आपके एम्प्लॉयज और जो भी आपके मैनेजमेंट है, उनके बीच में कोइंसाइड होना चाहिए, कोइंसाइड होना चाहिए।
सर क्यों कोइंसाइड होना चाहिए? क्योंकि ये इतना क्रिटिकल मूवमेंट होता है। ये क्रिटिकल मूवमेंट इसलिए होता है क्योंकि इन्वायरमेंट एक तो चेंज हो गया। इन्वायरमेंट जब कोविड-19 आया था तो आपको देखा होगा कितने सारे एम्प्लॉय को क्या करना पड़ा, कंपनीज को रिट्रेंच करना पड़ा। किए थे कि नहीं मुझे बताओ। आपके पेरेंट्स में भी आपने देखा होगा कि आपके डैडी, आपके मम्मी जो जॉब पहले करते थे उनको कहीं ना कहीं अब रिट्रेंच कर दिया गया था कोविड-19 में, क्योंकि हमारे पास काम ही नहीं है, सारा कुछ लॉकडाउन में पड़ा हुआ है, तो हम किस तरीके से आपको सैलरी दें? वो सारी की सारी चीजें बंद करनी पड़ी थी हमको। यस, करनी पड़ी थी सर। तो अब वहीं पे मैं एग्जांपल दूं, रिट्रेंच करने की जगह वहीं पे एक टाटा कंपनी थी, सुना होगा, रतन टाटा। अब टाटा के जो एम्प्लॉयज थे, टाटा के एम्प्लॉयज ने क्या टाटा ने उनको निकाल दिया था? नहीं निकाला था। ऐसी बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनको एम्प्लॉय के साथ कोइंसाइड करना पड़ा, उनको मिला के रखना पड़ा उस टाइम में, सिचुएशंस में, एनवायरमेंट के सिचुएशन में। क्योंकि जो एम्प्लॉयज ने ऑर्गेनाइजेशन को इतनी ऊपर तक पहुंचाया है उसको हम इन्वायरमेंट के चेंज के टाइम अलग नहीं कर सकते। तो टाटा ने वहां पर घर बिठाकर सैलरी दी थी, सैलरी पूरे मंथ की दी थी जो नीडी एम्प्लॉय थे उनके, और जो घर से काम नहीं कर पाते थे उनके लिए भी सैलरी टाटा की तरफ से आया हुआ था। तो ये कहीं ना कहीं एक शेयर्ड विजन है, और शेयर्ड विजन में एम्प्लॉय को कहीं ना कहीं कोइंसिडेंट साथ में रखना पड़ता है। अब यहां पर बहुत बड़ा रोल होता है शेयर्ड विजन में। किसका रोल होता है सर? यहां पे सबसे बड़ा रोल होता है किसका? मैनेजमेंट का रोल होता है। अब यहां पर मैनेजमेंट क्या कर सकती है? मैनेजमेंट यहां पर, अब मैनेजमेंट इसके अंदर क्या करेगी? मैनेजमेंट यहां पे क्या करेगी? मैनेजमेंट यहां पे कम्युनिकेट करेगी कि सर ये एनवायरनमेंट में कहीं ना कहीं चेंज आया है। अब ये चेंज आने के कारण ये हमारा अब विजन है। ये विजन है सर, किसके सामने देगी? ये ऑर्गेनाइजेशन के सामने अब देगी। सभी एम्प्लॉय के साथ मीटिंग करने के बाद उनको ये बताएगी चलो कोविड-19 आ गया, ठीक है, कुछ समय के लिए था, अब यहां से हम किस तरीके से आगे मूवमेंट करें। तो जो भी सीनियर मैनेजमेंट है वो कंसिस्टेंटली कम्युनिकेट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर को। अब यहां पर ना ये क्रिटिकल मूवमेंट होता है। तो जो भी आप विजन बनाओ, जो भी आप विजन बनाओ, वो विजन आपका कहीं ना कहीं बहुत ही क्रेडिबल होना चाहिए। आप विजन ये नहीं बना सकते कि यार चलो बिजनेस चेंज कर देते हैं। नहीं, बिजनेस तो हमने वही करना है, किस वे में हमको करना है। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, जब फेस टू फेस क्लासेस बंद हुई थी तो उस टाइम पे जो सबसे बड़ा रोल आता है, सबसे बड़ा रोल किसका आता है? सबसे बड़ा रोल बच्चों आता है एजुकेटर का। वहां पे एजुकेटर ने ये देखना था कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स भी कहीं ना कहीं उनकी स्टडी को भी अफेक्ट ना हो, स्टूडेंट की स्टडी को अफेक्ट बिल्कुल भी ना हो, और साथ में जो उनके जो स्टाफ मेंबर है वो स्टाफ मेंबर को भी वो कोऑर्डिनेट करके चले। ये प्रॉब्लम आई थी फेस टू फेस क्लासेस में कि उनको ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से कहीं ना कहीं कहां पे हम शिफ्ट करें, उनको ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से हम शिफ्ट करें ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे। तो ये वहां पे उस समय बहुत क्रिटिकल मोमेंट ये था कि एजुकेटर को स्टूडेंट को समझना पड़ रहा था उनके कि किस तरीके से डिलीवर करे, जूम मीटिंग करे, गूगल मीटअप करे, और वहां पे जो भी हमारा सिलेबस है उसको कंप्लीटली वहां पे कंप्लीट करे। फिर उसके बाद मैंने ये बोल रहा था कि जो भी आप ये विजन बनाओगे, जो भी अब उस टाइम पे हमने विजन बनाया कि किस तरीके से क्लासेस लेंगे, किस तरीके से आपको यहाँ पे सैलरी दी जाएगी, किस बेसिस पे दी जाएगी। ऑर्गेनाइजेशन भी विजन बनाती है कि अब यहां से हम किस तरीके से आगे मूवमेंट करें। अब मूवमेंट करने के लिए जो भी अब सीनियर मैनेजर यहां पे विजन बनाएगा वो क्रेडिबल होना चाहिए बच्चों, वो बहुत ही विजिबल होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए, और बिना अनमिस्टेकनली भी होना चाहिए। क्योंकि अब यहां पे इस मोमेंट पे आके आप कोई भी मिस्टेक के लिए एलिजिबल नहीं हो। जो भी आप विजन बनाओ वो राइट वे में विजन बनाओ डिस्कशन करने के बाद, सो दैट आपके आगे वाली चीजों को ध्यान में रखा जा सके। थर्ड स्टेप आपका आता है बच्चों, थर्ड स्टेप जो आता है वो स्टेप होगा आपका इंस्टीट्यूशनल चेंज। अब जो सर हमने ये विजन बनाया है, अब सर ये जो हमने विजन बनाया है, अब ये विजन को हमको क्या करना पड़ेगा? एक्चुअल में हमको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। अब ये विजन को हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों? एक्चुअल में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनलाइज टू द चेंज, इंस्टीट्यूशनलाइज टू द चेंज। तो अब हमको यहाँ पे जो भी हमने एक्शन बनाया था, जो भी हमने विजन बनाया था, हमने अप्रूव करवा दिया, हमने सभी एम्प्लॉय को बना दिया, हमने कहीं ना कहीं सारे जितने भी हमारे मेंबर थे उन सभी के साथ हमने डिस्कस कर लिया। डिस्कस करने के बाद
डिस्कस करने के बाद अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है इंस्टीट्यूशनलाइज द चेंज। अब हमको सर चेंजेस को क्या करने पड़ेंगे, चेंज करने पड़ेंगे। अब जो भी हमारे पास विजन है उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो इस प्रोसेस में ये जो प्रोसेस होता है बच्चों, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्शन स्टेज, कि किस तरीके से आप चेंजेस को कर सकते हो। तो ये एक्शन स्टेज माना जाता है। इस एक्शन स्टेज में क्या होता है, एक्शन स्टेज में ये होता है कि जो भी आपने अभी तक की क्या बनाई है, विजन बनाया है कि इस तरीके से हम चलेंगे, उस विजन को कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट करना। उस विजन को इंप्लीमेंट करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे। इंप्लीमेंट करने के बाद क्या इंप्लीमेंट कर देंगे, छोड़ देंगे, नहीं। अब देखो मुझे ये बताओ, ये इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस कितनी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको और वे में बता रहा हूं, समझो इस तरीके से। अब समझने ये क्या है, इंस्टीट्यूशनल वे में अब मैंने क्या कर दिया, मेरी फेस टू फेस क्लासेस थी और क्लासेस के बाद जितने मेरे स्टाफ थे, मैंने बोला चलो देख लो यार, अब तो क्या है, कोविड में हमको तो पढ़ा सकते नहीं, हमको ऑनलाइन आना ही आना पड़ेगा। अब मैंने सारे स्टाफ को बोला कि चलो यूट्यूब पे आओ, यूट्यूब पे बच्चों को पढ़ाओ, तब तक गूगल मीटअप लो, ठीक है, आप यहाँ पे जूम सेशन ले लो। अब ये वाले जो मेरे स्टाफ थे उनको कभी भी ऑनलाइन पढ़ाने का एक्सपीरियंस ही नहीं था, ऑनलाइन का एक्सपीरियंस नहीं था। अब जब इनको ऑनलाइन का एक्सपीरियंस ही नहीं था, ये यूट्यूब पे तो आ गए। अब यूट्यूब पे ये कैमरा को देखे जा रहा है, कैमरा इनको देखे जा रहा है। अब यहां पर बस वहीं पर जो क्वालिटी एफिशिएंसी थी, यानी क्वालिटी जो एजुकेशन था, ये क्वालिटी एजुकेशन ये कहीं ना कहीं डिलीवर नहीं कर पाए। क्या ये क्वालिटी एजुकेशन डिलीवर कर पाए, सर ये नहीं कर पाए। तो मुझे ये भी समझना पड़ेगा ना कि जो मैंने अभी जो विजन मैंने बनाया कि हमने ऑनलाइन पढ़ाना है, ऑनलाइन बच्चों के साथ कम्युनिकेशन करना है, तो क्या वो कम्युनिकेशन मेरा सक्सेसफुल वे में हो भी रहा है कि नहीं। तो इंप्लीमेंट करके बस छोड़ नहीं देना भाई, टीचरों के ऊपर ये भी निगरानी रखो कि किस तरीके से आप यहां पे पढ़ा रहे हो, क्वालिटी एजुकेशन जा रही है कि नहीं, जैसे पहले की तरह जाती थी हमारे पास। तो बच्चों हमको यहां पे ये भी देखना पड़ता है ना कि वहां पर रेगुलरली वो मॉनिटर हो। कुड यू थिंक, मैं रेगुलरली मॉनिटर करूंगा एज ए वे ऑफ डायरेक्टर, मैं देखूंगा ना, मैं कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन में हूं, मैंने ये जो प्लान लाया है, जो मैंने ये देखा कि ऑनलाइन सर्विसेज में अब ये प्रोवाइड करूं मैं अपने कस्टमर को, तो मैं ये भी देखूंगा ना इफेक्टिवली वो पहुंच भी रहा है कस्टमर के पास भी नहीं, और कस्टमर सेटिस्फाइड भी नहीं है कि नहीं। पता लगे बाद में कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं, हमारी और ज्यादा टर्नओवर गिर गई। तो ये चीज भी हमको देखना पड़ेगा और हमको एनालिसिस भी करना पड़ेगा, रिव्यू एनालिसिस करना पड़ेगा। अब सर रिव्यू एनालिसिस क्या है कि जो हमने ये चेंजेस की उसका एनालिसिस करो, एक मीटअप रखो ऑर्गेनाइजेशन मेंबर के साथ कि ये हमारे पास हमने ये विजन रखा था, ये विजन कहीं ना कहीं हमारे पास सक्सेसफुल रहा या अनसक्सेसफुल रहा। तो ये ओवरऑल मतलब कि जैसे आपने इंप्लीमेंट किया तो आपके सामने एक करेक्टिव एक्शन भी होना चाहिए, करेक्टिव एक्शन भी बच्चों होना चाहिए। डोंट वरी, मैं मॉड्यूल से भी आपको पढ़ाऊंगा। तो ये 3 स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप थे, ये 3 स्टेप आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप थे। एक समअप लेते हैं आपको अभी तक जो मैंने करवाया आपको, कि सबसे पहले सर आपको यहां पे जैसे ही कोई स्ट्रेटेजी चेंज होती है, एनवायरमेंटल इफेक्ट करता है, जैसे मैंने कोविड के टाइम मैंने एजुकेशन को बोला या ऑर्गेनाइजेशन को बोला, तो सबसे पहले हमको ये एनालिसिस करना पड़ेगा कि सर यहां पे हमारी नीड क्या है, चेंजेस की क्या जरूरत है, हमको चेंजेस करना पड़ेगा भी कि नहीं करना पड़ेगा, कितना इंपैक्ट पड़ेगा यार एनवायरमेंट का हमारे ऊपर। अब मान लो वो टीचर थे जो पहले से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे थे, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, जैसे कोविड आया नहीं आया, वो अपनी ऑनलाइन में शिफ्ट हो गए, वो उस तरीके से उनकी तो रेवेन्यू चल रही है। लेकिन वो स्टूडेंट, वो जो बायजूस की अगर मैं बात करूं, कंप्लीटली ऑनलाइन थे, वो ऑफलाइन थे सॉरी। तो क्या वो आकाश ऑफलाइन था, हाँ आकाश जो थे हमारे कंप्लीटली ऑफलाइन थे। तो बाद में उनको क्या करना पड़ा, बायजूस के साथ मर्ज करना पड़ा, क्योंकि कोविड 19 में आ गया था, तो टेक ओवर करना पड़ा बायजूस ने उसे टेक ओवर किया। तो यहां पर ये देखना पड़ा बायजूस को वहीं पर नीड थी क्या, नहीं नीड थी, क्योंकि पहले से ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे थे, वो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे थे काफी टाइम से वो। तो जो एनवायरमेंट चेंज हो रहा है बच्चों, हमको ये भी देखना पड़ेगा ना कि एक्चुअल में नीड क्या है उसकी, हमारे ऊपर क्या है, हमें स्पॉट एनालिसिस करना पड़ेगा, हमें इंटरनल कैपेबिलिटी, हमें एक्सटर्नल कैपेबिलिटी देखनी पड़ेगी, और उसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना पड़ेगा, प्लान बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हमको यहां पे अपनी विजन बनानी पड़ेगी, हमको एक विजन बनाना पड़ेगा कि चलो जो भी हमने स्वॉट एनालिसिस किया, अब यहां से हमको आगे किस तरीके से सर्वाइव करें। उस सर्वाइव के लिए हमको यहां पे एक विजन तैयार करना पड़ेगा कि एक्चुअल में अब हमारे पास क्या विजन है, किस तरीके से हम आगे बढ़े, सभी इंप्लॉय के साथ कोइंसिडेंट करके चले, और एक स्मूथ वे में एक ऐसा प्लान लेके आए जिसके कारण हमारा लॉन्ग वे में बहुत ही हेल्पफुल हो। थर्ड, अगर मैंने आपको बताया इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ चेंजेस, कि अब आपने प्लान तो बना लिया, लेकिन आपको इफेक्टिवली कहां पे लाना पड़ेगा, इंप्लीमेंट भी करना पड़ेगा। इंप्लीमेंट कर लिया, इंप्लीमेंट करने से थोड़ी होता है, उसको करेक्टिव एक्शन भी लेना पड़ेगा।
तो ये कहीं ना कहीं ये 3 वे था जिस तरीके से आप क्या कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो। स्टेप्स टू इनिशिएट द स्ट्रेटजी चेंज, इस तरीके से आप कहीं ना कहीं चेंजेस कर सकते हो। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि वीडियो आपकी लंबी हो जाए, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं नेक्स्ट पार्ट में ये वीडियो लूंगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है सर? इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताऊं ना, तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कर्ट लिविंस मॉडल ऑफ चेंज, कि सर कर्ट लुईस का मॉडल ऑफ चेंज क्या है। सर कर्ट लुईस ने ना यहां पे कुछ मॉडल ऑफ चेंजेस बताया था। वो मॉडल ऑफ चेंजेस क्या कहता है, मैं ओवरव्यू देता हूं, मैं इसको नेक्स्ट सेशन में ही लूंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी यार। वीडियो लंबी हो जाएगी तो आप भी बोर फील करोगे। मेरा बोर तो फील नहीं है। देखो अब मैंने जितना भी करवाया आपको सारा का सारा मैंने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया है, सारी की सारी चीजों को लिंक किया है। अब ये सारी चीजें ना हम अभी मॉड्यूल से पढ़ने वाले हैं। मॉड्यूल से जब आप पढ़ोगे ना तो आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में कितना है। ये देखो मेरे पास मॉड्यूल भी है, मैं आपको दिखाऊं कि हम किस तरीके से आगे, मेरा प्लान क्या था। अब ये देखो, अब ये मॉड्यूल है हमारे पास। अब ये मॉड्यूल से हम यहां पे पढ़ेंगे स्ट्रैटेजिक चेंज, रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंजेस। हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, स्वॉट की एनालिसिस करनी पड़ेगी। ये देखो सारी की सारी चीजें हैं, स्वॉट की एनालिसिस करनी पड़ेगी। स्वॉट की एनालिसिस करने के बाद हमको प्रेजेंट के कॉर्पोरेट का कल्चर देखना पड़ेगा किस तरीके से है। तो ये सारी चीजें भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले क्या है, हमको प्रैक्टिकल चीजें समझ में तो आनी चाहिए। प्रैक्टिकल चीजें ये पता लगे हमको समझ में ना आए, तो जो इंपॉर्टेंट है पहले वो करो। तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कर्ट लुईस ने कुछ मॉडल ऑफ चेंजेस दिया था। ये मॉडल ऑफ चेंजेस क्या था, उन्होंने बोला था कि मैं सर यहां पे ना 3 फेज दे रहा हूं। ये 3 फेज क्या है, ये 3 फेजेस आपका चेंजेस ऑफ, कि जो भी आप यहां पे स्ट्रेटजी को चेंज करोगे, 3 फेज ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेटजी, कि जो भी आप स्ट्रेटजी को चेंज करोगे उसकी कौन कौन सी फेजेस होती है। वो फेजेस कौन कौन सी फेजेस, मतलब क्या है कि अगर आपने कोई स्ट्रेटजी को चेंज किया तो वो स्ट्रेटजी को चेंज करने के साथ आप उसको लॉन्ग टर्म, लॉन्ग लास्टिंग किस तरीके से ले जा सकते हो। सर ये थोड़ी है कि हमने बस यूट्यूब हमने चालू तो कर दिया, ठीक है, लेकिन हम लॉन्ग लास्टिंग उस पर कंसिस्टेंट ही नहीं है। अब मैं भी खुद की बात करूं तो अभी मैं कंसिस्टेंट नहीं हूं, क्योंकि मैं आउट ऑफ द स्टेट हूं जहां पे बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है, तो अभी मैं कंसिस्टेंट नहीं हो पाता हूं। लेकिन हमारी स्ट्रेटजी इस तरीके से होनी चाहिए कि किस तरीके से हम लॉन्ग लास्टिंग हो। तो लॉन्ग लास्टिंग वे में क्या होगा कि आपको एक कुछ यहां पे कर्ट लुईस ने एक एग्जांपल दिए कि 3 फेजेस है, इन 3 फेजेस को फॉलो करो, आपको पता लगेगा कि लॉन्ग लास्टिंग किस तरीके से। और बहुत इंपॉर्टेंट है यार, अगला जो हमारा सेशन होने वाला है ना, इस सेशन के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि वो 3 फेजेस कर्ट लुईस ने कौन से बताए हैं, जिसके कारण जो भी आप स्ट्रेटजी बनाओगे, वो लंबे समय तक डेफिनेटली चलेगा। मैं लिख के देता हूं, 100% है। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ऐसे कहिए कि मैंने एक स्ट्रेटजी चेंज बनाई और स्ट्रेटजी इस तरीके से बनाई कि अब मुझे कोई प्लान करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसी स्ट्रेटजी मैंने दम के बना दी कि आगे तक मुझे कभी कोई प्लान करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वही हमारे पास चलता रहेगा स्ट्रेटजी, एक्सेप्ट द सर्कमस्टेंसेस क्या चेंजेस होता है। तो वो कर्ट लुईस ने कुछ बताया, तो वो हम अगले सेशन में देखेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे, आप पे एग्जाम्पल होगी इसके ऊपर। कर्ट लुईस मैं कभी भी बुक से नहीं पढ़ाता, सबसे पहले बुक से मैं पढ़ाते नहीं, मैं बच्चों को उनके पर्सनल एक्सपीरियंस देता हूं कि आप कर्ट लुईस को इंप्लीमेंट कर चुके हो या इंप्लीमेंट नहीं किए, तो आपको एजुकेटर, आपको मेंटोर नहीं मिला, इसको इंप्लीमेंट किस तरीके से किया जाए। तो अगर मैं कोविड-19 में अगर मैं देखूं या ऑर्गेनाइजेशन देखे, तो वो स्ट्रेटजी इस तरीके से बनाई थी कि आज तक चलती आ रही है, उनको चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो कौन सी 3 वे हैं, वो 3 फेजेस कौन से हैं, वो 3 फेजेस को समझने के लिए हमको यहाँ पे कर्ट लुईस के 3 फेजेस ऑफ मॉडल को देखना पड़ेगा। ये मॉडल को देख जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि जो भी आप स्ट्रेटजी चेंज करोगे वो आपको लंबे समय के लिए जाएगा। तो ये हमारा पार्ट 1 का वीडियो था। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। पार्ट 2 यहां से कंटिन्यू कर लेना, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको पार्ट 2 के लिए भी आना है। यहीं तक वीडियो नहीं, अभी मैं आपको थैंक यू नहीं बोलूंगा, लेकिन लव जरूर है मेरी तरफ से, और आपको अगले वीडियो में मेरे साथ जुड़ना है। अभी मैं अपलोड कर दूंगा इसके बाद ही, और साथ साथ में आप चलना। सो थैंक यू वेरी मच गाइस।